दोस्तों नमस्कार। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। जैसा कि आज पहले से ही पूर्व निर्धारित था कि आज लाइव आना है, तो आपके बीच में लाइव के साथ मौजूद हूँ। हम मुद्दे पर आए इससे पहले सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस बात के लिए? जैसा कि आपको पता है, अभी उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले में जिला पंचायत या कहीं कहीं पर जिला परिषद भी बोलते हैं, उसका चुनाव हुआ। और हरिद्वार ज़िले में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के भी 5 प्रत्याशी चुनाव लड़े, जिसमें हमारी प्रत्याशी बहन सविता सैनी जी चंदपुरी बांगर, जो 44 नंबर सीट है, उससे उन्होंने विजय प्राप्त की। और सोनी वाल्मीकि और एक दूसरे प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, और जो 2 अन्य प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर रहे। तो बहुत अच्छा इस बार लोगों ने साथ दिया, और पहली बार है कि हमारा खाता खुला। जैसे कि अखबारों ने अगले दिन ये छापा भी कि राजपा का भी खाता खुला। तो इस बात के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो एक हमने 3 साल पहले जिस चीज़ को हमने शुरू किया था, जिस मकसद से शुरू किया था कि भाई हमारे समाज का भी एक झंडा होना चाहिए जो बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर चले, लेकिन अगर कहीं पर क्षत्रियों की बात को दबाया जाए तो उनके भी अधिकारों की रक्षा करे, और ना किसी के अधिकार छीने, ना किसी को अपने अधिकार छीनने दे। तो इस नीति पर जो हमने एक चलना शुरू किया, उसकी पहली जीत हुई। इसके लिए आपका सबका मैं आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद भी करता हूँ आप सबको, और अपने सभी साथियों को इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। अब आते हैं हम उस मुद्दे पर जिसके लिए आज लाइव आने की बात हुई। अभी सबको मालूम है कि कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के निर्माता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का स्वर्गवास हुआ। तो एक राजनीतिक दल होने के नाते हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन कई लोगों ने उस पर आकर जो है कमेंट्स किए कि राणा जी आप भी मुल्ला मुलायम के रास्ते पर चल रहे हैं। कई लोगों ने उसमें कल्याण सिंह जी के भी जिक्र किए। उसके बाद हमने उस चीज़ को ये एक और पोस्ट की उसके बाद, जिसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि देखिए, एक जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वो एक शिष्टाचार है, और ये शिष्टाचार चाहे देश का प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हिंदू हृदय सम्राट जिनको आप बोलते हैं योगी जी हो, वो तो समझ लीजिए लाइन लगा के वहाँ पे जिस चीज़ का एक दिन से काम चल सकता था 5-5 बार जा रहे थे। उस चीज़ में भी हम कोई आपत्ति नहीं मानते, लेकिन ऐसी उल्टी सीधे कमेंट्स करके मुझे नहीं लगता, आप सिर्फ अपनी मूर्खता ही शो करते हैं, अनप्रैक्टिकलिटी शो करते हैं। फिर हमने एक पोस्ट डाली कि भाई कल्याण सिंह जी की बात अधूरी रह गई। कल्याण सिंह जी का भी हमने फिर दिखाया कि भाई कल्याण सिंह जी भी समय आने पर मुलायम सिंह जी के साथ ही चले गए थे, अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको समाजवादी पार्टी में भी शामिल कर लिया था। सिर्फ उसका मकसद ये था कि भाई राजनीति में कब क्या संभव हो जाए कुछ मालूम नहीं है। अभी जिनके लिए आप ऐसा सोचते हो कि भाई वो व्यक्ति या वो नेता तो ऐसा नहीं कर सकता, तो आप सबके ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। जिनको आप बहुत बड़ा हिंदुओं का नेता मानते हैं, अभी दिल्ली के अंदर है, अभी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो समाजवादी से ही बीजेपी में गए हुए हैं। मनोज तिवारी जी हैं दिल्ली के, आपका वो एक कपिल मिश्रा जी है, आज वो हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं, लेकिन सबको पता है कि वो आम आदमी में थे और तब बीजेपी की कितनी बुराई करते थे। तो इससे ये सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि असल में इंसान की सोच जो है उसके पार्टी के हिसाब से अदलती बदलती रहती है। जो जिस पार्टी में होगा उसकी वैसी सोच होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
एक काल्पनिक क्वेश्चन इसी पेज पर डाला गया कि अगर शेर सिंह राणा जो है वो भाजपा से, कालवी जी कांग्रेस से और गोगामेणी जी बसपा से, रविंद्र भाटी जी कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद या विधायक या कुछ भी बन जाए, तो क्या ये अपनी पार्टी के विचारधारा के अनुसार कार्य करेंगे या फिर अपने क्षत्रिय समाज की जो समस्याएं हैं उस पर खुलकर बोल सकेंगे। तो एक काल्पनिक क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग इतने गुड़ गोबर टाइप के लोग होते हैं कि वो इस बात को ना समझ के उसमें कमेंट्स में भी देख रहा था एक दिन, तो मुझे हंसी आ गई कि कितने कितने धरती पे जो है बोझ लोग हैं दिमाग से, कि उनमें ये नहीं मालूम कि भाई ये एक प्रश्न है काल्पनिक, और क्वेश्चन का मकसद है कि अगर ऐसा हो तो वो किसकी बात रखेंगे, पार्टी की या समाज की। और उद्देश्य ये है कि जब उसका उत्तर आप सोच के दें तो आपको ये समझ आ जाए कि जब हम कई बार गालियां देते हैं, बद्दुआएं देते हैं कि हमने उसको, समाज ने इतना बड़ा नेता बनाया लेकिन वो हमारे समाज की बात नहीं रखता, तो वो इसीलिए आपके समाज की बात नहीं रखता क्योंकि वो पार्टी के अधीन हो जाता है, पार्टी के अनुसार उसको काम करने के लिए वो बाध्य हो जाता है, और जो उसकी पार्टी की विचारधारा होती है उस अनुसार उसको बात को रखना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन दुर्भाग्य है कि क्षत्रिय समाज विशेषकर इस बहुत ही साधारण सी बात को भी आज तक नहीं समझा कि जो झंडा होता है, जो पार्टी होती है वो बड़ी होती है, उसके नीचे जो व्यक्ति काम करता है वो सिर्फ उसमें कर्मचारी होता है। उसमें आप चाहे राजपूतों का कितना भी बड़ा नेता हो, यहाँ तक कि चाहे योगी जी हो, चाहे देश के आज के समय के सबसे बड़े राजनेता चाहे राजनाथ सिंह जी हो, आप सब खुद ही बोलते हैं राजनाथ जी कुछ नहीं कर पा रहे, या बोलते हैं कि जी योगी जी कुछ नहीं कर पा रहे, फिर आप बोलते हैं कि योगी जी को फला व्यक्ति नहीं करने दे रहा। वो इसीलिए तो नहीं करने दे रहा ना कि पार्टी में वो उसका सीनियर है, तो जो जिसका सीनियर होगा वो उसके अकॉर्डिंगली वो नीचे वाला काम करेगा। और पार्टी एक विचारधारा होती है, सबको उस विचारधारा के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। तो उस जो वो पोस्ट है उसका मकसद ये था, ये नहीं था कि कोई उस पार्टी में चला गया या फिर वहां से लड़ी रहा है। कई लोग कह रहे थे कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे भाई टिकट किसी को नहीं चाहिए। तो वो तो एक क्वेश्चन था, लेकिन अच्छे उत्तर भी दिए जिनमें भगवान ने दिमाग दिया है, राजनीतिक समझ दी है, तो उन्होंने अच्छे आंसर भी दिए। लेकिन जो उस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो मेरा निवेदन है कि अपने दिमाग का यूज़ किया कीजिए और इसको समझिए कि झंडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। उसके बाद उसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस भी थे। फिर एक पोस्ट ये भी डाली कि भाई आज का जो सबसे प्रमुख हथियार है वो क्या है। हम अभी पीछे जो है विजयदशमी का त्यौहार गया, जो कि क्षत्रियों का और देश का या सनातन धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार भी माना जाता है, और क्षत्रिय समाज का तो है ही वो सबसे प्रमुख त्यौहार। और उसमें सब लोग जानते हैं कि जो हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी पूजा पाठ भी की जाती है। तो जो हमारे जो अस्त्र होते हैं वो, उनको जो हम पूछते हैं उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि वो सत्ता की निशानी है, उससे हम सत्ता की प्राप्ति करते हैं। जो शस्त्र होता है उसको पूजने का जो मकसद है, जो उसका विचार है वो ये है। तो प्रश्न ये है कि भाई जिस तलवार को हम पूछते हैं, या राइफल रिवॉल्वर भी आज के समय के अनुसार लोग रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या आज जो हथियार हम रख रहे हैं उससे हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं? तो वो ये प्रश्न था कि भाई जिस समय तलवार से सत्ता प्राप्त होती थी, क्षत्रिय समाज ने उसको सीखा, सही समय पे सीखा, और हजारों वर्षों तक सभी को साथ लेकर उससे राज किया, अपने अधिकारों की रक्षा की और पूरे समाज के अधिकारों की रक्षा की जब वो राज सत्ता में बैठ गए। उसके बाद जो है मुगल्स आए,
सबको मालूम है कि जो जब बाबर आया तो उसके जीत का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो एक बहुत बड़ी तोप ही थी। तो उन्होंने उस चीज़ को समझा और हथियार में बदलाव किया, और जब वो नया हथियार से लड़े तो उससे उनको लाभ मिला और सत्ता पे कब्जा किया। उसके बाद अंग्रेज आए। सबको मालूम है कि अंग्रेज जो है अपने साथ बंदूकें लाए और दूसरे तरह के हथियार लाए, और उससे उन्होंने सभी को हराया और सत्ता प्राप्त की। तो ये सत्ता प्राप्त करने का जो हथियार है समय समय पर बदलता रहा, लेकिन जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति का जो रास्ता है वो बिल्कुल बदल दिया। आज के समय में कोई आदमी बंदूक लेकर या तलवार लेकर प्रधानमंत्री या सत्ता की तो बहुत दूर की बात है, गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता। गांव का जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है, वो भी नहीं बन सकता। उसके लिए भी आपको जो आज का सबसे बड़ा हथियार है वोटिंग मशीन, उसको चलाना सीखना पड़ेगा। हथियार है भी तो हथियार को चलाना भी आवश्यक है, तो उसको सीखना जरूरी है। और उसको सीख क्या है कि आपको अपना जो वोटिंग मशीन है, वोटिंग मशीन में बहुत सारे निशान होते हैं, मतलब कि बहुत सारे झंडे होते हैं। तो सबसे पहला है कि हम उसमें अपना भी झंडा एक बटन पर लेकर आएं कि हमारा भी ये झंडा है, और उसको दबाना सीखें। उससे हमें सत्ता प्राप्त होगी आज के समय में। और जब हम सत्ता में जाएंगे तो अपने समाज के जो परेशानियां हैं उसको भी दूर करेंगे, जिसके लिए आए दिन जो अनेक सामाजिक संगठन है वो सड़कों पर संघर्ष करते हैं। जो हमारे युवा हैं वो घर से अपना समय बर्बाद करते हैं, पेट्रोल खराब करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सत्ता में आपकी हिस्सेदारी आ जाएगी, और वो इसी प्रकार से आएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये आज आप मेरे शब्द याद रखिएगा कि जब भी समाज का विकास होगा, समाज आगे बढ़ेगा, तो तभी होगा जब वो अपने झंडे पर वोट डालना सीखेगा, सत्ता में आएगा या तो सत्ता में हिस्सेदार आएगा, और तब समाज का विकास होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने झंडे की तरफ आकर्षित होइए और उस पर बटन दबाना सीखिए। ये उस पोस्ट का मकसद था। अब उसमें कई तरह के जो है प्रश्न थे, उन प्रश्नों का भी उत्तर मैं देना चाहता हूं। जैसे कि उसमें एक सबसे प्रमुख क्वेश्चन था कि आप झंडा झंडा करते हैं, क्या सिर्फ एक जाति से झंडा बन जाएगा? क्या एक जाति से आप जीत जाएंगे? तो इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि झंडा एक जाति से ही बनता है। झंडा बनने में और विधायक और सांसद बनने में बहुत ज़्यादा अंतर है। इस चीज़ को भी अच्छे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इसमें डिफरेंस है, इसको दुर्भाग्य ये है कि इसको वो समझ नहीं पाते। पार्टी बनाना, झंडा बनाना एक अलग प्रोसेस है, इसका अलग एक उपाय है, और विधायक और सांसद बनना एक अलग चीज़ है। विधायक और सांसद बनने से किसी के भी समाज का कोई बहुत बड़े स्तर पे भला नहीं हो सकता। हाँ, जो व्यक्ति विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, उसका निजी भला होगा, जो उसके साथी होंगे अगल बगल के, उनका भी कुछ भला होगा। लेकिन अगर वही समाज पूरा पार्टी बनाता है तो पार्टी, क्योंकि एक विचारधारा होती है, और उस विचारधारा से सभी पूरे समाज का ही भला होता है और होगा। क्योंकि इसीलिए वो प्रश्न भी किया था कि भाई अगर शेर सिंह राणा बीजेपी से विधायक सांसद बन जाए तो मुझे, आज जैसे कपिल मिश्रा जी करते हैं, भाई केजरीवाल ये है वो वैसा है, मुझे अपने पार्टी की बात रखनी पड़ेगी। अगर किसी कारण से मैं नाराज हो जाऊं पार्टी से, कल्याण सिंह जी के तरह दूसरी पार्टी में चला जाऊं, तो फिर मेरे को जो है बीजेपी को गाली देनी पड़ेगी, उसमें कमियां निकालनी पड़ेगी। फिर उससे भी नाराज हो जाऊं, वो टिकट ना दे, तो फिर जिसमें बसपा में चला जाऊं तो मुझे जय भीम भी बोलना पड़ेगा। और ऐसा बोला है। कई लोग ये बोलते हैं जी क्यों बोलेंगे, कैसे होगा? भाई ऐसे नहीं होता। आप प्रैक्टिकली सोचो, और ऐसे बहुत उदाहरण दे दूंगा जिनको आप बहुत तुर्रम खां नेता मानते हो, समाज का बहुत बड़े बड़े सांसद मंत्री रहे हैं। वो जो झंडे वाले होते हैं, आज
लालू यादव जी की पार्टी है, तेजस्वी की आपको पता है कम उम्र है, लेकिन अच्छा जो राजपूत समाज का नेता है वहाँ पैरों में पड़े रहते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। पहले जब आपके पूर्वज भी राजा होते थे तो कभी कभी आपने देखा होगा कि 10-10 साल का बच्चा भी राजगद्दी पे बैठ जाता था। तो 80-80 साल के, 50-50, 70-70 साल के जो बुजुर्ग होते थे वो भी राजा की गद्दी पर जो है नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। तो ये भी आज के समय के राजा ही हैं। जो मुख्यमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो राजा ही होता है। लोकतंत्र में वो राजा ही है। तो इस भेद को आप समझिए। आपसे निवेदन है कि झंडा और किसी झंडे से विधायक सांसद बनने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरा है कि कई लोग ये बोलते हैं, मतलब दुर्भाग्य है कि इस बात में अंतर नहीं समझते कि गठबंधन में और किसी पार्टी से चुनाव लड़ने में भी अंतर है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, उनके जो अभी जोधपुर की यूनिवर्सिटी से जो चुनाव जीते हमारे भाई, तो हमने कहा कि भाई वो जो एसएफआई है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो उससे चुनाव लड़े और उससे वो जीते। तो कई लोगों ने उसमें तर्क दिया कि जी अगर बीजेपी महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर ले और कांग्रेस सीपीआई कम्युनिस्ट से कर ले और वो इससे कर ले और आप शिवपाल यादव जी से कर लो तो कोई समस्या नहीं है, और ये उससे लड़े तो समस्या है। तो मैं ऐसे सभी ज्ञानवान, जिनका ज्ञान का अपार भंडार है उनके दिमाग में, इतनी छोटी सी बात उनके समझ नहीं आती। भाई, गठबंधन में और किसी पार्टी से चुनाव लड़ने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। गठबंधन का मतलब ये है कि हमारी अपनी एक विचारधारा है, हमारी पार्टी है, हमारा झंडा है। हम कुछ शर्तों पर किसी से गठबंधन कर रहे हैं, कुछ मुद्दों पर उसकी अपनी विचारधारा है, लेकिन उसकी और हमारी जो कॉमन विचारधारा है उस पर हम काम करने के लिए सहमत हुए हैं। लेकिन अगर आप उसके पूरे तरह से अधीन चले जाएंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप प्योर उसकी ही विचारधारा पर कार्य करेंगे और आपने उसको एक्सेप्ट किया। ये जो बोलते हैं कि भाई पट्टा बांध लिया, गले में पट्टा बांधने का क्या मकसद होता है? ये बहुत खराब लाइन है, लेकिन रियलिटी क्या है? आप देखते हैं ना कि भाई कुत्ते के गले में पट्टा लगा हुआ है। तो जब आप किसी पार्टी के झंडे का पट्टा अपने गले में डालते हैं, इट मीन्स कि आप उस पार्टी के अधीन हैं, उसके अनुसार कार्य करेंगे, आप बाध्य हैं उस चीज के लिए। तो इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, सच सच ही रहेगा। और मेरा एक निवेदन है कि अगर हम किसी के लिए कुछ बता रहे हैं, अगर देखिए किसी के झूठ बता रहे हैं तो फिर वो है घटियापन। लेकिन अगर कोई हमारा भाई गलत रास्ते पे जा रहा है या उससे कोई गलती हुई है, उसका आभास करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बात मुझे आज पता चली, चुनाव के दौरान ही मुझे ये पता था कि हमारे वो भाई ऐसे ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रहे हैं। लेकिन तब हमने नहीं बोला, हमने सोचा कि भाई कोई हमारा भाई जीत रहा है तो उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, उसको जीतने जाने देना चाहिए। लेकिन जब वो जीत गए, जीतने के बाद तो समझाने में कोई बुराई मुझे नहीं लगता। हमने उस समय तो कोई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, भाई तुम वहाँ से क्यों लड़ रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। वरना ऐसा नहीं है कि हमें तब नहीं पता था, तब भी पता था। तो लेकिन उस समय इसलिए नहीं कहा कि लोगों के दिमाग में कोई गलत वो जाके और हार ना जाए। तो इसका आप ये समझिए। और अगर हम भी कभी जीवन में, ऐसा नहीं है कि हम कोई ऊपर से उतर के आए, हो सकता है हमसे भी कोई रणनीतिक गलती हो जाए, हम भी कभी गलत रास्ते पे चले जाएं, तो आप सबका कर्तव्य है कि हमें भी आप रोकें, टोकें, बताएं, सुझाव दें कि नहीं जी ये गलत है, लेकिन बुद्धि से दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बात चल रही हो उत्तर प्रदेश की और आप कहानी बताने लग जाएं कश्मीर की। तो ईश्वर ने दिमाग दिया है, उसको यूज करके कि भाई जो आप तर्क दे रहे हैं उसमें कितना दम है। दूसरा है कि जो हमने ये जो राजनीतिक दल बनाया है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, इसका सिर्फ ये मकसद है कि इसमें समाज के लोग जुड़ें। जैसे कि हमारी जो शुरुआत हुई थी, अब मैं इस पे अपनी अंत करूंगा बात का, कि जैसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई एक ही जाति से क्या पार्टी बन जाती है। देखिए, पार्टी एक जाति से ही बनती है। कैसे? आपने सारे क्षत्रिय समाज ने मिलकर
एक पार्टी बना ली। किसी भी जब आप विधानसभा या लोकसभा में जाएंगे तो अनेक जातियों के वहां पे वोट होते हैं। तो आपने अपनी एक पार्टी बना ली। मान लीजिए आपके वहां पे 10,000 वोट हैं, 20,000 वोट हैं। अब आपने अपने पार्टी से किसी अन्य समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया। जब आपने उनको टिकट दे दिया तो आपके समाज की वोट प्लस उसके समाज की वोट दोनों जब प्लस होंगी तो वो चुनाव जीत जाएगा। जैसे कि आज ताजा एक उदाहरण देता हूं, राजा भैया जी हैं, उनकी पार्टी है। उनकी पार्टी से 2 विधायक हैं, एक वो खुद और जो दूसरे विधायक हैं वो दलित समाज के हैं। तो क्या आप ये बोलते हैं कि जी उसको भी गिनते हैं ना उसमें कि भाई 2 विधायक हैं, तो दूसरा विधायक तो दलित समाज के हैं, लेकिन गिनती तो उस पार्टी की 2 ही विधायक के साथ होती है। तो आप अपनी पार्टी बनाइए, भले ही आपके पार्टी से जो विधायक हैं वो दलित समाज के बने, पिछड़े समाज के बने, मुसलमान भाई बने, चाहे कोई भी बने, लेकिन गिनती आपकी बढ़ेगी। और जिस दिन आपकी गिनती उतनी हो जाएगी जितने सरकार बनाने के लिए आवश्यकता है, उस दिन आपके पार्टी की सरकार बन जाएगी, मतलब आपके विचारधारा की सरकार बन जाएगी। चाहे कोई भी पार्टी हो, जो जितने भी जो क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय दल भी हैं, सभी का एक वोट बैंक होता है जिसको कोर वोट बैंक बोलते हैं। कोर वोट बैंक प्लस प्रत्याशी का वोट बैंक मिलकर ही कोई चुनाव जीतता है। इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कि बीजेपी राजपूत समाज को हमेशा कम टिकट देती है। क्यों देती है? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा कोर वोट बैंक है। तो बीजेपी वोट टिकट किसको देगी? उनको मालूम है कि अगर राजपूत को ही टिकट दे देंगे तो सिर्फ राजपूत को ही वोट मिलेगा, उससे तो जीत नहीं होगी। तो वो क्या करेंगे, वहां पर टिकट दे देंगे किसी जाट भाई को। उनको मालूम है कि जाट हमें वोट नहीं देता, तो जाट भाई को टिकट देंगे। राजपूत बीजेपी का पिछलगू है या उसका कोर वोट बैंक है, तो जाट प्लस राजपूत होएगा तो वो सीट जीत जाएगी। जैसे मुजफ्फरनगर लोकसभा जीतते हैं या बागपत लोकसभा जीतते हैं। अभी मुजफ्फरनगर लोकसभा है, उसमें राजपूतों की बहुमार है, लेकिन वहां पर टिकट नहीं देंगे राजपूत समाज के व्यक्ति को। क्यों नहीं देंगे? जो मैंने कारण आपसे बताया वही कारण है। अगर वहां पे राजपूत को टिकट देंगे तो जाट बीजेपी को वोट नहीं देगा और बीजेपी वहां चुनाव हार जाएगी। इसलिए वो जाट को टिकट देंगे और राजपूत के पास कोई रास्ता नहीं है। तो जब जाट प्लस राजपूत, जाट के उसको सारे वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर उसने अपने जाति की वजह से 20-30% वोट प्राप्त कर लिए तो 20-30% वो प्लस 90% राजपूत वोटर जीत जाएगा। और अगर राजपूत कैंडिडेट होगा तो उसको सिर्फ राजपूत का ही वोट मिलेगा। वो जो 20-30% वोट की बढ़ोतरी होनी है जाट भाई की, जाट भाइयों के वोटर की, वो नहीं होएगी। तो ये एक सीधी सीधी एक प्योर क्लियर रणनीति है हर पार्टी की। पार्टी बनाना एक अलग चीज है और विधायक सांसद बनना अलग है। लेकिन मैंने आपसे बताया, विधायक सांसद बनने से सिर्फ कुछ निजी लोगों का ही जो है वो स्वार्थ या उन्हीं का ही भला होता है। अगर समाज का भला करना है तो आपने पार्टी बनानी पड़ेगी। और अभी जैसे हमारे पार्टी से प्रत्याशी जीते वो सैनी समाज के हैं, तो अब यहाँ पर जब हमने यहाँ समर्थन दिया, हमने बीजेपी को ही समर्थन दिया यहाँ पे, लेकिन हमारे समर्थन देने में और बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में अगर कोई राजपूत भी जीतता, उसमें और हम में अंतर है। क्या अंतर है? जो बीजेपी से जीता, जो बीजेपी पार्टी से यहाँ पे चुनाव जीता, वो अपने पार्टी के सामने कोई शर्त नहीं रख सकता क्योंकि वो उसी पार्टी का मेंबर है। लेकिन हम जीते और जब हमने बीजेपी को समर्थन दिया तो हमने वहां पर कुछ शर्तों को रखा कि भाई हमारे समाज की ये समस्याएं या सैनी समाज की ये समस्याएं, इनको आप, या कश्यप समाज की ये समस्या, इनको आप दूर कीजिए। तो हमने एक अपना एक विचार या बात रखी ना वहां पे। किस लिए रखी? क्योंकि हमारी एक अलग पार्टी, अलग विचारधारा है। तो इसीलिए आप अपनी पार्टी की तरफ आइए। अभी हरियाणा में भी जिला परिषद के चुनाव घोषित हुए हैं, वहां पर भी पार्टी कुछ प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाएगी। मेरा हरियाणा के सभी अपने क्षत्रिय समाज के भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहां पर आप अपना झंडा उठाइए, अपना साथ दीजिए
बीजेपी आपकी कितनी वैल्यू समझती है आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनकी हैसियत भी आपको सबको पता है। वो लोग सिर्फ निजी लालच का हल कर सकते हैं। आप देख लीजिए, अभी दूसरा टर्म है बीजेपी का। आज तक जब से हरियाणा बना एक बार भी लोकसभा का टिकट ना मिला, और आज तक कोई राजपूत समाज का व्यक्ति पार्लियामेंट में नहीं गया हरियाणा से। कितना बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये। आपके सामने अभी सरकार बनी हुई है लेकिन किसी को भी मंत्री नहीं बनाया हुआ है ना। तो क्यों नहीं बनाया? उनको पता है कि इनके पास कोई चारा नहीं है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, हमारी अपनी पार्टी है। अगर हम भी जेजेपी की तरह 2 4 5 विधायक हमारे भी होते तो हम शर्तों के साथ सरकार में हिस्सेदार होते आज, और हमारे समाज के अनेक काम हो रहे होते। तो अभी जिला परिषद में आपके पास मौका है, अपने कुछ प्रत्याशियों को जितवाइए, चाहे वो किसी भी समाज के हों। आपकी पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए, आप उसको वोट दीजिए, वो ज़्यादा आपके काम आएगा। क्योंकि जब वो आगे समर्थन देंगे हम, तो आपके समाज, अपने समाज की जो कुछ समस्याएं हैं उनको दूर करवा लेंगे, शर्तों के साथ समर्थन देंगे। तो मुझे आशा है कि मेरी बात बहुत विस्तार से मैं आज नहीं समझा पाया, क्योंकि फिर लाइव ये ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अभी भी किसी का प्रश्न होगा तो आप डालिएगा, फिर हम दोबारा से आएंगे और दोबारा तब उन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। और एक समस्या जो है, जो आती है, वो लोग ये बोलते हैं कि जी हम आपसे कैसे जुड़ें, उसमें कोई टेलीफोन नंबर वगैरह आप दीजिए। देखिए, जो निजी रूप से भाई मेरे जो एकदम बात करना चाहते हैं, कभी कभी देखो मैं व्यस्त रहता हूँ, मैं आपका भाई हूँ ऐसा। और आप जानते हैं कि मैं, आप मेरे अगर लाइव देखेंगे तो कहीं कहीं पे तो 2 लोग भी बैठे रहते हैं, वहां पर भी हम 2 लोगों को भी अपनी बात को समझाते हैं और उसमें कभी शर्म महसूस नहीं करते। आपने देखा होगा कि हम तो लोगों के गांव में जाते हैं, रात को वहीं पे सोते हैं, लोगों के घरों पे सोते हैं, कभी किसी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं करते, कोई शर्म नहीं करते। तो जो फ़ोन नंबर देने की बात है या सभी से बात करने में जो बाध्यता है, वो ये है कि अधिकतर मैं कार्यक्रम में व्यस्त रहता हूँ। इसमें किसी को नाराज़ होने की बात नहीं है। आप ये भी बोलते हैं कि भाई आप इसको मिशन को थोड़ा सा तेज चलाइए। देखिए, मेरा जितना सामर्थ्य है, सबसे बड़ी चीज़ जीवन में होती है समझ और सोच। ये सोच और जो समझ है, ये मैंने आपके सामने रख दी कि भाइयों, अपने समाज की पार्टी झंडा बनाइए, इससे हमारी तरक्की होगी सभी की। इससे शेर सिंह राणा की भी तरक्की होगी, इससे जो है मेरे साथियों की भी तरक्की होगी, समाज के जो आखिरी पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी भी तरक्की होगी, क्योंकि ये एक विचारधारा है। लेकिन अगर निजी रूप से आप सिर्फ मेरे को ये सोचेंगे भाई शेर सिंह को या किसी व्यक्ति को किसी भी पार्टी से आगे बढ़ा दो। एक ने ऐसा बोला हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि भाई, इसमें हमने उसमें लिखा कि भाई आप जो है, अगर कोई पाकिस्तान से आप कह रहे कि भाई बस मेरा राजपूत भाई होना चाहिए, मैं तो उसी को वोट दूंगा या उसी की तरफदारी करूंगा, तो कल को अगर कोई पाकिस्तान की टीम से, मान लीजिए वो अपने राजपूत हैं वहाँ पे जो रहते हैं सोडा जी, उनका लड़का मान लो पाकिस्तान टीम से क्रिकेटर बन के आ जाए, पाकिस्तान टीम में खेलने लग जाए, और आपका भारत से जो है मान लीजिए कोई मुसलमान खिलाड़ी हो और एक बैटिंग कर रहा हो जो भारत का खिलाड़ी है, जो मुस्लिम है, मान लो जैसे अजरुद्दीन थे, और जो है सोडा जी का जो लड़का है वो बॉलिंग कर रहा हो, तो आप क्या कहोगे कि पाकिस्तान मतलब का खिलाड़ी जो है हमारे भारतीय खिलाड़ी को आउट कर दे, या ये सोचोगे कि यार ये छक्का लगा दे? अगर आप ये सोचोगे कि यार ये इसको आउट कर दे, तो आप तो फिर देश के गद्दार हो। तो सबसे बड़ा झंडा होता है, जिस झंडे के लिए जो खड़ा है हमें उसकी तरफदारी करनी है, क्योंकि वो मुस्लिम भाई हमारा झंडे से खेल रहा है, भारतीय झंडे से खेल रहा है, तो हम तो उसकी तरफदारी करेंगे। हमें पता है कि जब ये छक्का मारेगा तब हमारा देश जीतेगा। तो यही चीज राजनीति में भी है। अगर कोई हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, जब वो जीतेगा, भले ही वो किसी भी जाति का हो,
तो हम वो जीत हमारे खाते में आएगी, हमारे समाज के खाते में आएगी। और अगर कोई राजपूत किसी ऐसी पार्टी से लड़ रहा है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रहा है, कांग्रेस से लड़ रहा है, तो उसकी जीत उसके खाते में जाएगी, उस पार्टी के खाते में जाएगी। वो तब उस पार्टी का तो भला होगा, लेकिन समाज का कोई भला नहीं होगा। और जो आपकी पार्टी से व्यक्ति जीतेगा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, वो आपके विचारों पर चलेगा, आपकी बात को रखेगा, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो। इस छोटी सी बात को आप समझिए। और जो समझ गए हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जहां पर भी बैठें इस कर्तव्य को समझें, अपनी बात को हर जगह समझाएं, जगह जगह इस विचारधारा को समझाएं कि अपने पार्टी झंडे का क्या लाभ है। कब तक हम दूसरों के झंडों के अधीन दरिया बिछाते रहेंगे, वहां पर अपने जीवन को जो है नष्ट करते रहेंगे। और ये हम सब का कर्तव्य है। एक जो लाइन है, जो एक समझ है, जो एक सोच है, वो हमने दे दी। दुर्भाग्य है कि इतने सारे सामाजिक संगठन बने हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाते। इससे यही पता चलता है कि भाई वो लोग किसी के अनुसार कार्य करते हैं, वो कठपुतली की तरह काम करते हैं। वरना तो वो इस विचारधारा में कमी निकाल के दिखाएं। कई लोग बोलते हैं कि भाई किसमें कितना सामर्थ्य है, उस हिसाब से होगा काम। अरे भाई, आपको एक विचारधारा तो हमने दे दी ना। इससे पहले भी हमारे समाज के लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन किस मकसद से बनाई, क्यों उनको जरूरत पड़ी, ये वो कभी नहीं समझा पाए। हमने पार्टी बनाई तो आज हम ये समझा रहे हैं कि भाई समाज को इसकी जरूरत है, समाज की तरक्की इस रास्ते से ऐसे ऐसे होगी। हम तो पूरा खोल के बता रहे हैं ना। तो अब भी अगर आपके बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपसे बहुत ही जो है बस भगवान ही मालिक है, लेकिन मेरा निवेदन है आपसे, आप जो है इससे जुड़िए। और कमियां निकालने में देखिए, तो कमियां तो सभी में होती हैं, लेकिन आप मिशन में तो कमियां नहीं है। कई लोग बोलते हैं जी वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। अरे भाई, वो व्यक्ति या ये व्यक्ति नहीं है, वो हमारे मिशन से जुड़ा है, हमारे लिए वो सबसे अच्छा है। आप मोबाइल पर बैठ के कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कमी निकाल देते हैं। सड़क पर अपने घर परिवार को छोड़ के अपने जेब से खर्चा करके काम करने में कितनी मेहनत लगती है, ये हमें मालूम है। तो आप भी साथ में आइए, आप सबका स्वागत है। अगर आप कोई पदाधिकारी नहीं बन रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो विचारधारा तो एक राजपूत होने के नाते समझ ही चुके हैं, तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि उस विचारधारा को घर घर तक फैलाएं, अपने घर पर भी फैलाएं, दूसरे अड़ोस पड़ोस में भी बताएं, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस तरफ मोड़ें। यह आपका भी कर्तव्य है। तो बहुत धन्यवाद। मैं जो लाइव आया आज, काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा अपने भाइयों से लाइव के माध्यम से बातचीत करूं। और अभी आने वाले समय में कुछ दिनों मैं हरियाणा में रहूंगा। जैसे मैंने आपसे बताया कि वहां पर भी कुछ प्रत्याशियों को जिला परिषद का चुनाव हम लोग लड़वाएंगे, और मैं चाहूँगा कि वहाँ पे जितने भी हमारे सब साथी हैं, वो सब लोग जो है, मेरे भाई जो है, अपने झंडे को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।